वो लिखा था। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया था ना कल। ये वाला जिसपे वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी के चेंज होने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी इंडिपेंडेंट होता था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है और क्वेश्चन इजी है, बस आपको 11th का वेक्टर रूल आना चाहिए, ठीक है। वेक्टर रूल जो पढ़ाए गए हैं, 2 वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता था, r बराबर अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई ना, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 2 आइडेंटिकल लूप p एंड q, आइडेंटिकल मतलब सेम, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उनका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, आर लाइंग परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर, वो ऐसे रखे हुए कि उनका सेंटर क्या है, कॉमन है, ठीक। एज शोन इन डायग्राम, जैसा कि वहाँ डायग्राम बना है, तो आंसर का डायग्राम। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द 2 कॉइल, तो मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। इफ दे कैरी करेंट 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, और एक में करंट कितनी जा रही 3 एम्पियर और दूसरी कॉइल में करंट कितनी जा रही 4 एम्पियर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, सुनो, अगर यहाँ से कितनी करंट ले ले, कौन सी कॉइल से, ये नहीं कंफर्म कर रहे कौन सी कॉइल से 3 एम्पियर करंट है, ये हो गई 3 एम्पियर करंट मान लो। अच्छा पी 2 लूप दिए ना, पी कौन सा है, ये वाला, तो इसमें कितनी एम्पियर करंट जा रही और ऊपर कितनी एम्पियर करंट जा रही 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी, पी वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी। एक सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी होती है, एक्सिस वाला कल ही कराया है हमने, देखो ध्यान सुनो इधर, पहले एक्सिस वाला कल कराया था कि नहीं इस जगह पे, तो एक्सिस वाला बताओ कितना आया था, b बराबर म्यू नॉट आई, आगे r स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये r था और ये r था और ये x था, यही था ना। अब सेंटर पे आ गए हम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x 0 रख दें, तो b बराबर म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2 x तो 0 हो गया, r स्क्वायर की पावर 3/2, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, पावर में पावर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा r क्यूब से ऊपर वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बची बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कोई दिक्कत, ये मैग्नेटिक फील्ड है जब हमारे पास एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पता कर रहे हो, सेंटर पर। कोई दिक्कत। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बताते, सॉल्व तो हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसकी वजह से पी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, कैसे भी घूम रही हो, मान लो ऐसे ही तो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी कॉइल पी है, सॉरी ये क्यू कॉइल है ना, और ये कौन सी कॉइल है पी। तो पी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लो करंट ऐसे ऐसे घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, बी पी से, है ना। और बी पी की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट, पी में बताओ करंट कितनी जा रही है 3 एम्पियर, म्यू नॉट 3 अपॉन क्या है 2r, रेडियस दिया है क्या 5 सेंटीमीटर दिया है, ईच 5 सेंटीमीटर है, तो कितना लिख दे, मीटर में करेंगे तो 5 × 10⁻⁻। कोई दिक्कत,
ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, BP की। ये वेक्टर जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर डायरेक्शन लेना चाहते हैं ऐसे, ऊपर x, इधर x ऊपर y, तो प्लस क्या लगा सकते हैं, j कैप मल्टीप्लाई बाई j कैप। अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड पे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पे देखो Q कॉइल ये है हमारे पास। Q कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगी भाई। देखो ऐसे ऐसे कर्व अगर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी, देखो ऐसे ऐसे अगर घूमा करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर गई जो कि कितनी है, BQ, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट, करंट की वैल्यू बताओ कितनी है, 4/2। R की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर हो गए, एक ये BP और दूसरा BQ, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर ये इधर BP, एक वेक्टर ये इधर BQ। रिजल्टेंट निकालना नहीं आ पाएगा क्या, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, तो जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2BP BQ cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर का अंडर रूट। अब यही वाली वैल्यू BP वाली और इधर ये BQ वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो देख लो, ये आपका कॉन्सेप्ट था। कैसे आया फार्मूला ये भी आपको बता दिया। शायद इसमें ये ना लिखा हो कि फार्मूला, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो वेक्टर बन रहे हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये मेरा तरीका था, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार इस तरीके से, उसके बाद इसमें क्या आ रहा वो भी देख लो, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखो यहाँ पे वही काम किया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड BP स्क्वायर BQ स्क्वायर, BP और BQ की वैल्यू यहाँ पे रखी, जो कि BP में करंट आई की जितनी भी जा रही है उनको ऐड कर दिया, और ऐड करने पे बाद जो हमारा आंसर आया इतना टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। और एंगल भी निकालना था, कितना एंगल लगेगा, तो tan थीटा वहाँ पे लगा दो। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। tan थीटा कहाँ से, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कौन है, ऊपर कौन जा रहा बेटा, BP अपॉन बेस कौन है, BQ। तो थीटा ही डायरेक्शन है, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स BP अपॉन B। कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन नोट कर लेना इसका, और अगर आप इतना भी लिख दोगे तो ये पूरी, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे टेबल आती है, जैसे लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, ये सब आता है, उसी तरह इसकी भी एक टेबल बनती है, तो टेबल से वो जरूरी नहीं, आप इतना लिख देंगे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 3/4 अगर आप याद कर सकते तो ये रख लीजिए। tan इनवर्स 3/4 कितना होता है, 37 डिग्री के आसपास। एक दो वैल्यू होती है जो आपको याद हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नोट कर लो इसे, ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, और ये उसका सॉल्यूशन। मेरे तरीके से भी कर सकते, तरीका कुछ अलग नहीं, दोनों लोग का तरीका सेम है। उन्होंने कुछ पहले किया, हमने बाद में कर दिया, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मुझे लगता है कि जब से कर रहे हैं 2019, 2018 और 2 ही साल के तो हुए हैं अभी, है ना। उसमें से ये 2-3 बार तो क्वेश्चन पूछ ही गया है ना। तो आपको पहले गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाना है, और ये भी लिखते लिखते थक गए, इन्होंने बोल दिया रिफ़र टू आंसर नंबर 12A, ठीक है। तो इन्होंने भी नहीं लिखा है, और हम भी अब कोशिश करेंगे नहीं बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले
बता देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो गैल्वेनोमीटर का बना लोगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एक कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? टॉर्क। ये उसका क्या हो गया है? प्रिंसिपल। ठीक। दूसरे नंबर पे पूछा गया है व्हाई इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के क्या इंपॉर्टेंस है? 3 पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे। पहला, जो फोर्स और जो टॉर्क लगे वो मैक्सिमम लगे, और जो टॉर्क जनरेट हो वो इंडिपेंडेंट हो किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पर। क्योंकि रेडियल होने पर सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास होती हैं? सॉफ्ट आयरन कोर के सेंटर से, अंदर से। दूसरा ये हो गया, वही चीज मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पैरेलल तो चलो उसी डायरेक्शन में होंगे तो वो सेम बनेंगे। वाई इज दैट वाइल यूजिंग अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वेयर एज अ मीटर अ शंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। हमें जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना सीखा है ना हमने, गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम? हाई शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। कैसे? सीरीज में। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाने में? वोल्ट मीटर बनाने में। पता है ना? हाई क्यों लगाते हैं? क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल ना। तो वहां पे करंट की जरूरत है? क्या जरूरत है? पोटेंशियल मेजर करना, तो करंट का क्या करोगे? इसलिए वहां पे हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। किस पे? सीरीज में। ठीक। बिकॉज वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल दैट डज नॉट नीड या फिर रिक्वायर ऑफ करंट। अगर करंट ज्यादा हो जाएगी तो वोल्टेज पर इफेक्ट, वोल्टेज ड्रॉप पर इफेक्ट आ जाएगा। ये रीजन है। दूसरा क्या बोला गया है? इसी का उल्टा इस पे अमीटर पे बोल दिया है। कर लोगे? अमीटर वाला इसी का अपोजिट है। देख लो एक बार, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट पीछे कराया है वहां पे हमने, ठीक है। और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो। ये देखे रहना, हाई रेजिस्टेंस इन ज्वाइन इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर दैट व्हेन द अरेंजमेंट इन पैरेलल द लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट, उसमें कम से कम करंट जाए। ठीक है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है, नोट करो, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A proton and an electron traveling through parallel path। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, पैरेलल आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन देयर पाथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल पे है? 90 डिग्री। अगर पैरेलल होता तो क्या कोई फोर्स लगता? क्योंकि F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा होता है, और साइन जीरो की वैल्यू फिर क्या हो जाती है? जीरो। ठीक। तो वहां पे ये पूछा है व्हिच विल मूव इन सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। कौन सर्कुलर पाथ में मूव तो दोनों सर्कुलर पाथ में करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के लिए पहले तो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। 5 चीज़ें कराई थी, आपको याद होनी चाहिए। देख लो पीछे, जब एक कोई मैग्नेटिक फील्ड होती थी, उसमें एक चार्ज क्यू आता था मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना लगता था। तो 2 इक्वेशन बनती थी, कौन सी? QVB इक्वल्स टू mv² अपॉन r। सी r, यहाँ पे देखो v बराबर, एक v तो कैंसिल हो गया था बेटा, r बराबर कितना आया था? mv अपॉन QB। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस 2 पाई r। स्पीड कितनी? स्पीड यहाँ से अगर निकाला जाए तो v बराबर QBr अपॉन m। QBr अपॉन m, एक r कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन QB।
अरे फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड ना, टी है ना। तो फ्रीक्वेंसी देख लेना, टाइम पीरियड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो क्या चार्ज दोनों का अलग अलग है? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक इधर मूव करेगा, दूसरा इधर उधर मूव कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जा रहा, नहीं कंपेयर कैसे करेंगे। थर्ड नंबर पे 2 पाई तो कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन क्या होगी? कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बस यही आंसर, एक नंबर में आप इतना भी लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा। तो हम समझा रहे थे बस आया कैसे, ठीक है। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो नॉर्मल अगर ये लिखोगे एक नंबर में सही तो सही, गलत तो गलत। नोट कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, अगर जिसको आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तो पहली बार कॉन्सेप्ट जरूर लिखना साइड में, ठीक है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर आगे इसके क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कई बार आए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, उसके बाद यही चीज बताया है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और बाकी नोट कर लो। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एन आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू हैज वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ n टर्न पर मीटर, ठीक है। तो n टर्म, स्मॉल n टर्न पर मीटर मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसको किससे डिनोट करते हैं? n। when the current in the winding is I, जब करंट कितनी मूव कर रही हो? I। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग। तो हमको ये बताओ तुम लोग को ये कैसा कैसा दिख रहा है? अगर ये डायग्राम ना बताया जाए तो तुम लोग को क्या लग रहा है? ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग के ऊपर कॉपर वायर है। चलो देखते हैं, ये रिंग है, उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग है, ठीक है। तो आपको ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन लग रहा होगा, टोराइड वाला। सोलेनॉइड होता अगर तो ये होता, उसमें रिंग होती ही नहीं, ठीक है। तो एन आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हैज वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर हैविंग n टर्म पर यूनिट लेंथ, द करंट इन द वाइंडिंग इज I, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आ जाना चाहिए। इसको आने के लिए तुम्हें एक चीज आनी पहले जरूरी है, क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से ही करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ समझो, खाली जगह है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, उस वायर में करंट कितनी जा रही है? I। उसके चारों तरफ एक एम्पियर लूप ले लें और उसका एक स्मॉल कंपोनेंट DL ले लें, और मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर ऐसे ही जाएंगी। तो एम्पियर ने एक बात बोली थी, अगर क्लोज इंटीग्रेट कर दें इस लेंथ को, छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर दें, और कहाँ तक ऐड करें? पूरा क्लोज ऐड करें। क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट गोज इनसाइड द लूप। हमें उस करंट से मतलब है जो लूप के अंदर जा रही, बाहर से कोई करंट का मतलब मेरा नहीं है। तो क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I।
तो ये अगर हमें पता चल जाए तो ये क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अगर ये हमें पता चल जाए ये वाली वैल्यू, तो म्यू नॉट आई के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखो अब जरा क्वेश्चन देखो, रिंग यहाँ बनी हुई है, बनाना नहीं पड़ेगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आपको आता है तो देखो यहाँ पे ये एक रिंग है, उसके चारों तरफ कुछ वाइंडिंग है, कॉपर वायर की वाइंडिंग है। इस रिंग में ये एक एम्पियर लूप मान लेते हैं ये, ठीक है। इस एम्पियर लूप का स्मॉल पार्ट डीएल ले लेते हैं। डीएल की डायरेक्शन बोलेंगे तो इधर ही होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ जाएगी, तो थीटा बराबर कितना बना, 0 डिग्री। अगर आपको ये पता करना है तो हम देखो सबसे पहले क्या पता करने जा रहे हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा कितना। तो डॉट लगा है तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस, दोनों में बताओ एंगल कितना बन रहा, बी और डीएल में 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, b, और इस dl को इंटीग्रेट कर दें तो b, अभी ये स्मॉल लेंथ था तो पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई r। ये हमारा क्या निकल के आया, क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर आ गया। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करेंट इनसाइड। ये हमारा लूप है, इसमें 1 नंबर 2 न 3 4 5 6 7 8 n नंबर ऑफ टर्न एम्पियर लूप के अंदर से पास हो रहे हैं। तो एक से करंट आई गई, दूसरे से 2 आई 3 आई 4 आई, तो कितनी करंट गई, n आई। तो म्यू नॉट n आई, और इसकी वैल्यू कितनी आई, बी 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, नहीं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर मीटर किससे डिनोट किया था, बताया था इन्होंने, स्मॉल n से। देखो वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटर कॉपर वायर ऑफ n नंबर ऑफ टर्न पर मीटर, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ किससे डिनोट किया, स्मॉल n से। तो म्यू नॉट आई स्मॉल, ठीक है, नोट कर लो। एक चीज और यहां पे जान लो, अगर हम नॉर्मल ये जो फाइंड किए हैं ये एयर में रखा हुआ है तब मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये एयर में नहीं किसी मीडियम में रखा हो, तो यहां पे म्यू के पहले क्या लगा देते हैं, रिलेटिव रख देते हैं ना, तो ये क्या रख देंगे, म्यू आर। दिस इज फॉर ओनली व्हेन देन टोराइड इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। जब हम मैग्नेटिक फील्ड रख देंगे एयर और वैक्यूम छोड़ के किसी भी मीडियम में, तो म्यू नॉट आई तो अपनी जगह, और म्यू नॉट के साथ कौन आ जाएगा, म्यू आर आई एन, ठीक है, नोट कर लो। ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये एक बार अगर चाहो तो सॉल्यूशन इस तरह भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, या फिर जैसा तुम्हें सही लगे वैसा लिख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया ये वाला पार्ट। चलो देखो नेक्स्ट, देखो एक चीज़ और ना, 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो एक पेपर नहीं था, 2019 का एक पेपर नहीं है, 3 पेपर बनते हैं ना, और इसमें तो कुछ बाहर के भी रहते हैं, पंचकुला और बाकी जो भी अलग अलग वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो 3 तरह के आते हैं जो मेन, एक ऑल इंडिया रहता है, और एक दिल्ली होता है, और एक फॉरेन होता है। 2019 के 3 पेपर हम लोगों ने लगाए हैं इस चैप्टर के, ठीक है, और जो बाहर के थे वो तो लगाए ही लगाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि
इलाहाबाद की है कि वहाँ की है। पहले कुछ सेशन में ये देखो यहाँ पे ये जो पेपर है तो CBSE का ही है, लेकिन किसी अलग उसका है, अलग जहाँ पे आया है, ठीक है। जैसे ये वाला पेपर है CBSE का, लेकिन कहाँ पे आया है, चेन्नई में। तो एक पेपर नहीं लगाया हम लोगों ने 2019 के, कम से कम 4 या 5 पेपर लगा लिए हैं, ठीक है। 3 तो ऑल इंडिया ये तो लगा ही लिए हैं, और भी अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे लगा लिए हैं। इसके बाद देखो ये 2018 हो गया ना। कंपार्टमेंट से मतलब ये ना समझो कि हाँ कोई कंपार्टमेंट पेपर जो फेल हो जाते हैं उनके लिए है, केवल नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी तरह के रहते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा मेन एम है वो क्या है, क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। तो समझ लो 2019 में भी हमने कंपार्टमेंट लगवाया, तो 4 तो ऐसे ही हो गए, जो अलग चेन्नई और पंचकुला सब अलग अलग हो गए। तो 7-8 पेपर 2019 में करा दिए। इसी तरह के 2011 तक करा देंगे तो आप तो इस चैप्टर में फिर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया। देखो जब पढ़ोगे तो हमेशा सब चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप ये पढ़े होते तो आप नॉर्मल पेपर में भी उसको लगा सकते थे। जब आप पढ़े ही नहीं हो तो आप नॉर्मल में भी नहीं लगाए हो तो यहाँ भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे, एक बार जब हमने बताया था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फेंको किसी एंगल थीटा पर, तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाते थे वेलोसिटी के, v cos थीटा और परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो उसमें डायरेक्शन फिर सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे मूव करता है, हेलिकल पाथ। इस पाथ को क्या बोलते थे, हेलिकल। कराया है ये क्वेश्चन, देख लेना। 2 प्रोटॉन ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 2 प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। फर्स्ट प्रोटॉन इंटर नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो पहला प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे जाता है, 90 डिग्री, प्रोटॉन फर्स्ट। जो दूसरा प्रोटॉन है इंटर करता है कितने एंगल पर, 30 डिग्री पे। जैसे ये दूसरा प्रोटॉन कितने पे इंटर करता है, 30 डिग्री। नेम द ट्राजेक्टरी फॉलोड बाय देम। यहाँ तो सर्कुलर होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ऊपर मूव कर रहा, तो ये ऐसे कहीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा क्योंकि कोई आगे जाने वाला कंपोनेंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ट्राजेक्टरी कैसी होगी, सर्कुलर। और यहाँ पे जो 30 डिग्री में तो 2 कंपोनेंट हो गए, तो इसमें कैसी होगी, हेलिकल होगी, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो ये फर्स्ट पाथ जो भी है, 1 नंबर में शायद यही पूछा गया जो भी था। सेकेंड इंटरिंग 30 डिग्री विल हेलिकल एंड फर्स्ट इंटरिंग नॉर्मली विल बी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर पाथ। नोट कर लो इतना। लिख लो ये वाला, और इस पे ये वाला पाथ जरूर बना देना। ये हेलिकल बन जाता तो आपको ऐसे ही बिना पढ़े हुए नंबर भी मिल जाते, ठीक है। और वो सर्कुलर पाथ लिख दो। ज़्यादा कहानी मत लिखा करो पेपर में, स्टार्टिंग में जो भी पूछा जाए वही लिखो पहले। उसके बाद जो अगर 5 नंबर का है तो ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो न्यूमेरिकल पार्ट इस पे बहुत वो नहीं मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है वो डेरिवेशन टाइप का मिल रहा है और कॉन्सेप्ट से मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट ऑफ द फोर्स बिटवीन। अब एसआई यूनिट ऑफ करंट आपको पता है एम्पियर, तो आप ये नहीं बताएंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ यूनिट सेकेंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यहाँ पे बोला गया है इन टर्म ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था 2 अगर कंडक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाती है तो फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव। और फोर्स की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, कितनी आती है, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई A, यही वैल्यू आती है। तो इसके अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया था 1 एम्पियर को, इस लेंथ को इधर लेके आ गए थे F/L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमारे पास 2 वायर हैं, एक में करंट I1 जा रही, दूसरे में करंट I2 जा रही, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही है अभी। तो इसमें भी I मान लो, इसमें भी I मान लो।
उनके बीच की दूरी अगर 1 कर दें, कितनी कर दें 1, तो ए तो 1 हो गया। और जो फोर्स अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10 टू पावर -7। और अगर इनके बीच की दूरी 1 है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही है और इनमें फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन। तो जो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ में लग रहा है, मतलब एक यूनिट लेंथ में फोर्स लग रहा है, सब जगह नहीं, एक लेंथ में जो फोर्स लग रहा है वो 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन है। तो इस पे जो करंट जा रही है वो कितनी होगी 1 एम्पियर। ठीक है, ये डिस्क्राइब किया था थ्योरी टाइम पे भी और यहां पर भी। उसके बाद शायद डिराइव भी करना है, हाँ डिराइव भी करना है। तो ये 1 एम्पियर डिफिनेशन आ गया, देख लेना अभी क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट IA एंड IB, 2 वायर हैं उसमें करंट एक में IA जा रही है और दूसरे में IB, along द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D, और कितनी दूर पर रखे हुए हैं D डिस्टेंस पे। हाउ डज वन एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो वो चीज़ हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाएगी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बताया है हमने। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स जाएगा तो देखो अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो इस करंट की वजह से I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगी अंदर, बाई थंब रूल। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, करंट ऊपर हो गई। जब आप लेफ्ट हैंड लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स देखो किधर आ गया इस तरफ, इसकी वजह से फोर्स इधर आया सेकेंड वाले वायर की वजह से। अब देखो इसमें करंट ऊपर जा रही थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस वाले वायर पे बाहर आएंगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स इस तरफ, इसमें भी फोर्स इस तरफ। और देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इधर और ये इधर। तो ये कैसा फोर्स हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप डिफाइन कर ले जाओगे अट्रैक्टिव क्यों लगता है सेम डायरेक्शन फोर्स में, और रिपल्सिव लगता है जब अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप करके देखना रिपल्सिव वाला, अट्रैक्टिव जैसा अट्रैक्टिव होता है वैसा रिपल्सिव, बस उसमें डायरेक्शन कैसे आ जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगे, आउटसाइड आ जाएंगी। और इसके बाद क्या है, हाउ डज वन एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये तो एक्सप्लेन हो गया। इफ थर्ड वायर कैरिंग करंट IC in the opposite direction is placed just middle of these conductor, find the resultant acting on the third wire। बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। जो थर्ड वायर है मिडिल में रख रहे हैं, बस डिस्टेंस का पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस दी थी तो मिडिल वाली कितनी हो जाएगी D/2 और D/2। तो देख लो जरा, अगर हम हिंट करें आपको तो ये अगर हमारे पास वायर है, ये वायर है, एक में करंट कितनी जा रही थी IA, इसमें करंट कितनी जा रही है IB, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। इसके बाद मान लो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, बीच में ऐसा रख रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है D/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है D/2। तो क्या इन दोनों में फोर्स नहीं निकल आएगा, इन दोनों में फोर्स नहीं निकल आएगा, ठीक आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ इस वाले वायर पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे बताओ ये अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। ये अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। नेट निकालने के लिए दोनों का, अगर आप इसको I कैप J कैप में मान रहे तो I कैप J कैप करके सॉल्व कर लीजिए, आप मैग्नीट्यूड में मान रहे तो मैग्नीट्यूड करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अगर दोनों ये करंट बराबर हो जाएंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, अगर सॉल्व करना है तो पहले उसको डिस्क्राइब किया था, अगर आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो। चलो एक बार बता देते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, F = म्यू नॉट IA IC L अपॉन 2 पाई D/2, है ना डिस्टेंस। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F = म्यू नॉट IB IC L अपॉन 2 पाई D/2, है ना। दोनों फोर्स आ गए, नेट रिजल्टेंट निकालना है। एक का देखो रिजल्टेंट किधर है, ये A और C में जो डायरेक्शन है इस तरफ है, इस तरफ हम कौन सी डायरेक्शन ले लेते हैं I कैप, तो यहाँ पे I कैप वेक्टर में कर लो।
यहाँ पे अगर वेक्टर करना है तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस आई कैप, जे कैसे हो जाएगा, वाई में जा रहा है क्या, जे में, ठीक है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। नेट निकालना है एफ नेट इक्वल्स टू इस वेक्टर को ए और सी की वजह से, इस वेक्टर को बी और सी की वजह से नेट निकालना है, तो एफ ए सी वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर ऐड कर देना, नॉर्मल वेक्टर एडिशन कर देना, हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। एक जो हमने हिंट दिया वो इस तरह का है, एक बार पहले क्वेश्चन देख लो और मेरा हिंट देख लो कि हमने कैसे बताया, उसके बाद अगर नोट करना है तो इससे भी नोट कर लेना आप। कोई दिक्कत इस पे? ये पार्ट क्वेश्चन का था। ये वहीं पे वर्क किया है, 2 की वजह से फोर्स निकाला है और नेट निकाल लिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने भी बताया कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन सेम अमाउंट ऑफ करंट होगी तो नेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हमें नेट से क्या मतलब है, अगर मान लो सेम ना हो, ऐसा बोला तो है नहीं क्वेश्चन में सेम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अगर बोला है तो देख लेना, बोला है तो फिर तो 0 होगा ही होगा, ठीक है, नोट कर लो।